आज मैं डॉक्टर विनय कुमार गुप्ता आप सबों का एएमटी के इस मंच पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं और एएमटी के इस मंच पर आज फिर से हम लोगों को सौभाग्य मिला है कि डॉक्टर मथारू सर की कुछ अमूल्य वाणी को सुनकर हम लोग अपना ज्ञानार्जन करेंगे। डॉक्टर मथारू सर इतने नेक दिल इंसान हैं और इतने अनुभवी हैं कि इस शब्दों में इनका बखान करना शायद बहुत कम है। और अभी अभी जो इन्होंने एक इतनी अच्छी किताब निकाली है, ये लोगों के लिए इतना अच्छा मार्गदर्शक है कि इसका बखान नहीं कर सकता मैं। और इन्होंने अपने केसेस की जो इसमें आ, आ, अनुभवों को साझा किया है वो काबिले तारीफ है। और जो रूब्रिक्स उन्होंने लगाए हैं, मुख्य रूप से जो हम लोगों को परेशानियां आती हैं डेली टू डेली प्रैक्टिस में, वो यही है कि रूब्रिक्स का सही सिलेक्शन करना। क्योंकि दवा का निर्वाचन या सिलेक्शन तो बहुत ही आसान है, मुख्य बातें ये हैं कि पेशेंट ने क्या कहा और उस आधार पर मैंने सही कौन सी रूब्रिक लगाई। असल कला जो है वो वही है जिसमें जो मुख्य इस सहगल सिद्धांत, डॉक्टर सहगल की जो सिद्धांत बनी है, जिसमें 3 P को दर्शाया गया है, प्रेजेंट, परसिस्टेंट, प्रीडोमिनेंट, उसको ध्यान रखते हुए ये जो रूब्रिक्स का सिलेक्शन हम अपने विवेक से करते हैं, वही असल कला है। दवा का निर्वाचन तो आप किसी को भी रूब्रिक दे देंगे तो वो कर ले सकता है, क्योंकि सब लोग मोटे तौर पे अब इतने जानकार हो चुके हैं। और इसके लिए जो सॉफ्टवेयर्स बनी है वो भी काफी हेल्पफुल है। लेकिन मुख्य है आर्ट के उस जो पेशेंट की भाषा को अपनी भाषा में बदलना। और इस संदर्भ में डॉक्टर मथारू सर ने जो किताब में अपने वर्णन किया है, मैं उनको तहे दिल से बधाई देना चाहता हूं। और पिछले एक वेबिनार में एकोनाइट की चर्चा की गई थी और आज उसी दवा की चर्चा पुनः, मतलब आज एकोनाइट का ये दूसरा पार्ट कहलाएगा। और मैं डॉक्टर मथारू सर से रिक्वेस्ट करता हूं कि आज की इस वेबिनार का शुभारंभ करें और हम लोगों का ज्ञानार्जन करें, मार्गदर्शन करें। बहुत धन्यवाद डॉक्टर मथारू सर, प्लीज। थैंक यू। थैंक यू। ऑडियो और वीडियो ठीक है? अगर हम उसकी कन्वीनियंस और उसकी नीड्स के हिसाब से काम करेंगे तो वी विल बी एट द लूजिंग एंड। वो छोड़ना नहीं चाहता, हम उसके हिसाब से देख रहे हैं ना। आपसे रिक्वेस्ट है कि जिनकी माइक ऑन है कृपया ऑफ कर लें। कृपया आप सभी अपनी अपनी माइक को ऑफ कर लें। हेलो। जी जी हाँ, सर। आई एम ऑडिबल एंड विजिबल प्रॉपरली? जी बिल्कुल। थैंक यू सर। थैंक्स डॉक्टर विनय वेलकम। साहब। आपने अपना अनुभव, जो आपने देखा, जो आपने महसूस किया, उसके बारे में चर्चा की। और थैंक्स डॉक्टर राशि, ये हम सब लोग आपकी वजह से एकत्रित हो रहे हैं। आप अपना टाइम, एनर्जी सब इसमें लगा रहे हो।
उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और सब लोग जितने भी हमारे साथ हैं आज, उन सबको भी मैं गुड इवनिंग कहना चाहता हूं, क्योंकि ये सब लोग जो हमारे साथ हैं वो एक जिज्ञासा के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हम सब लोग एक ही श्रृंखला में काम करने वाले हैं कि कुछ सीख करके उस चीज को आगे फैलाना। हमारे गुरु की शिक्षा डॉक्टर एम एल सहगल साहब, सहगल स्कूल से जो भी मैंने थोड़ा बहुत सीखा तो मैंने प्रैक्टिस में लाया। उसमें से कुछ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और पिछली मीटिंग में जब हम इकट्ठे हुए थे, मैंने एक्ोनेट के बारे में बात की थी और उसके जितने भी रूब्रिक इस मेडिसिन के मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखे, समझे, तो मैं उनको ही आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। मैं इस बात का दावा नहीं करूंगा कि वो जो कुछ मैं कह रहा हूं वो पूरा ही होगा। ये मेडिसिन इतनी बड़ी है, इस अकेली मेडिसिन का अनुभव बहुत बड़ी बात है। बहुत ही टाइम समय लग सकता है और मुझे वो उतना आता भी नहीं। मैंने जो जो अप्लाई किया वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं, क्योंकि मैंने बाखूबी बहुत अच्छे रिजल्ट पाए। तो कुछ बातें हम पहले शेयर की, कुछ बातें मैंने आज जो मैंने रूब्रिक अप्लाई किए हैं वो आज हम आगे उसको शेयर करेंगे। मुझे आशा है कि ये एक एक्यूट रेमेडी जिसको बोला जाता था, मैं अब नहीं कहूंगा कि है, उसके कितने बड़े काम, कितना बड़ा केसेस जो ठीक होते हैं, इसको एक्यूट रेमेडी के नाम से ही जाना जाता था। लेकिन उसके द्वारा हम जिनको मोस्ट सिफिलिटिक केसेस बोलते हैं, मोस्ट डेंजरस केसेस, फैटल केसेस, उनमें कैसे हमारी ये छोटी सी जानने वाली दवा, मैं तो छोटी सी नहीं कहूंगा, लेकिन आज तक जो सिस्टम में समझा गया है कि इसको बहुत छोटे रूप में देखा जाता था। हमारे गुरुजी ने इस मेडिसिन के बहुत ही बड़े काम, उन्हीं के हिसाब से जब हम इसको देखते हैं, पढ़ते हैं, तो एक अलग सा वातावरण हमें सामने आता है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम में ये मेडिसिन हमारे सामने खुल जाती है। तो आज मैं शुरू करता हूं अपने थोड़े से आगे वाले जेस्चर से कि मैंने एक बच्चे की मैं बात कर रहा हूं, वो अपने मेरे घर का ही है। मैं अपने ग्रैंडसन की बात कर रहा हूं। जब उसका जन्म हुआ तब उसको यूरिन पास नहीं हो रहा था। बहुत टाइम गुजरा। काइंडली आपका फोन किसी का माइक ऑन है, फिर वो मन की बात करने की वो दिशा भंग हो जाती है। इसको ऑफ करिए प्लीज। तो वो बच्चे को बाथरूम पेशाब नहीं आ रहा था, वो रेस्टलेस सा भी हो रहा था, बहुत मुश्किल हो रही थी उसको, फीवर हो गया,
बहुत ही बेचैनी बच्चे को हो रही थी। तो मैंने डॉक्टर को भी फोन किया। जब डिलीवरी होने के कुछ ही घंटे के बाद हम घर आए थे, तो उन्होंने भी बोला कि इसको शायद हॉस्पिटल आपको लाना पड़ेगा अगर वो यूरिन नहीं आ रहा तो। क्योंकि जब अपना केस होता है, हम अक्सर सब लोग घबरा जाते हैं कि क्या करना चाहिए। मैं भी उन्हीं में से हूँ। हम सब कुलीग हैं, हम सब ऐसा ही सोचते हैं, ऐसा ही करते हैं। तो मैंने उसको, बच्चे को एकोनाइट 30 दिया, और आप यकीन मानिएगा, वेरी शॉर्ट टाइम, विद इन वेरी शॉर्ट टाइम, कुछ ही मिनटों में पेशाब आया। और पेशाब के आगे एक ऐसा मटेरियल सा निकला, जैसे हम जनरली देखते हैं कि जैसे मिल्की यूरिन था, वो डस्ट, डल और डर्टी और मिल्की टाइप कलर था, ऐसा कुछ निकला। उसके बाद में यूरिन का फ्लो बहुत अच्छा हुआ और बच्चे ने खुल के पेशाब किया, और बच्चे का जो पेट भारी लग रहा था वो कम हो गया, उसकी रेस्टलेसनेस कम हो गई। तो उसको थोड़ी उस समय में हल्की हल्की खांसी सी हो रही थी। तो ऐसा करने से एकदम ऐसा होता था, वो मैंने ऑब्जर्व किया उसका। तो एक्यूनाइट को मैंने पहले भी सुना था, इन्फेंट्स में जो इनिशियल स्टेजेस में दिक्कत आती है, बहुत सी दिक्कतें एक्यूनाइट सॉल्व कर देती है। लेकिन मुझे एक रूब्रिक याद था एक्यूनाइट का, जिसमें मैं देखा कि बच्चे, अक्सर बच्चों में मैंने वो देखा, जब थोड़ी सी खांसी आ जाती है तो एकदम घबरा जाना, डरना, खांसी आते ऐसा होना। तो मैंने थोड़ा सा देखा, जब रेफ्टरी में सर्च किया कि यूरिन नहीं आ रहा, लेकिन प्रेजेंट कंडीशन में हो क्या रहा है, तो वो फियर में देखा। तो फियर आगे वाली घटना होती है, लेकिन जो हो रही है या हो चुकी है, वो बीत चुकी बात है। वो फ्राइटन है, फ्राइटन इजीली कफ ड्यूरिंग। तो एपोनाइट सेलेक्ट किया गया, तो उसमें एपोनाइट का ये कमाल मैंने देखा। और ये रूब्रिक मैंने काफी बार इसको यूज भी किया बच्चों में। तो फ्राइटन इजीली कफ ड्यूरिंग। तो ऐसे कुछ और रूब्रिक्स जो मैं और आपके साथ इसका शेयर करता हूं। जैसे एक केस मैंने देखा फीवर में, कि बार बार यहां पर हाथ लगा रहा है पेशेंट। तो इसको मैंने जेस्चर में ढूंढा, तो जेस्चर में मैंने पाया, जेस्चर मेक्स हैंड्स इनवॉलेंट्री मोशन ऑफ द हैंड ग्रैस्पिंग थ्रोट, बार बार ऐसा ऐसा फीवर में कुछ कर रहा था। तो ये रूब्रिक वहां पे अप्लाई किया गया। और भी इसमें बहुत सी मेडिसिन हैं, और अलग कुछ और रूब्रिक थे पेशेंट के, उसके हिसाब से। लेकिन हम एक्यूनाइट की स्टडी कर रहे हैं, तो एक्यूनाइट की ही बात करेंगे। बार बार ऐसा ही, कभी गले को ऐसा ऐसा करना, कभी कपड़े को पकड़ लेना, कभी फिर इसको पकड़ना, कभी फिर कपड़े को पकड़ना, बेडशीट को। तो ये दोनों रूब्रिक, दोनों सिम्टम्स इन रूब्रिक्स में आते हैं। जेस्चर मेक्स हैंड्स इनवॉलेंट्री ऑफ द पिकिंग बेड क्लोथ्स एट, और ग्रैस्पिंग थ्रोट एट। ये दोनों रूब्रिक इसी केस में लगेंगे, और वो केस सॉल्व हुआ, फीवर उसका, पेशेंट का बिल्कुल ठीक हो गया। तो
और बहुत से रूब्रिक जो मैंने एक फीवर के केस में होम डिजायर टू गो, मैंने बहुत बार ब्रेनी अप्लाई करता था मैं जनरली, लेकिन इस पेशेंट को मैंने बुखार के समय में, जब पेशेंट बार बार कह रहा था मुझे घर ले चलो, मुझे घर ले चलो, तो क्योंकि वो बुखार में मैंने पहले भी एक बुखार में से सिम्टम डिस्कस किया था रूब्रिक को, फियर हीट ड्यूरिंग, और उसके साथ में होम डिजायर टू गो एकोनाइट, तो उस केस में मैंने इसको सफल किया। मैं ऐसा ही सिंपली रूब्रिक का नाम नहीं बताऊंगा, उसके साथ साथ में जहां मैंने यूज किया थोड़ा सा उसकी झलक आपको दिखाते जाऊंगा, जो जो मैं अपनी कॉपी में से निकाल के आपके साथ बात कर रहा हूं, तो आप ऐसा ही इसको यूज करके देखना। अगर मैं सीधा एक ही नाम लेके ऐसा बता के आगे निकल जाऊंगा तो ये बातें स्लिप हो जाएंगी दिमाग से, वो नहीं निकलेंगी बाद में। तो जनरली अक्यूट केसेस में, इसको हम अक्यूट इमरजेंसीज बोलते हैं, तो उसमें पेशेंट हमारे पास आता है, जी जब मैं थोड़ा सा ठीक होता हूँ तो मुझे लगता है कि कोई बात ही नहीं है। अब जब थोड़ी सी दिक्कत बढ़ती है तो एकदम मन उदास हो जाता है, लगता है कि अब ठीक नहीं होगा। होपफुल अल्टरनेटिंग विद डेस्पेयर फ्रीक्वेंटली यूज्ड रूब्रिक है ये, परसिवरेंसी है इसमें, उसके साथ मैं यूज करता हूँ इसको। होपफुल अल्टरनेटिंग विद डेस्पेयर एंड होपफुल अल्टरनेटिंग विद सैडनेस। थोड़ा सा भी दिक्कत आई, एकदम उदास होना और सोचना कि भाई अब मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा। ये छोटी छोटी बातें हैं। मेरा आग्रह है कि अगर हम इम्प्रेशंस की, जो पेशेंट बोलता है वो कैसे कहता है, कैसे बताता है, इन लफ्जों की पूंजी को बड़ा करते जाएंगे तो हम एक दिन सिलेक्शन करने में अमीर हो जाएंगे। मेरा अपना मानना है। मुझे ये लगता है कि मेडिसिन की नॉलेज के साथ साथ, रूब्रिक्स की नॉलेज के साथ साथ, जो एप्लीकेशन है कैसे और कहाँ पे करनी है, ये बात के ऊपर मैं जोर देता हूँ कि मुझे लग रहा है कि अगर ऐसा हो तो ये रिजल्ट आने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जब पेशेंट बात करता है, पेशेंट किस किस बात के ऊपर वो स्ट्रेस देता है, तो उस बात को हम आगे लेके जाएंगे। हालांकि फीवर में और बहुत सिम्टम होंगे, कहीं और कोई किसी भी अवस्था में हमारे पास पेशेंट आता है और बहुत से सिम्टम होंगे। किसी को हेडेक होता है, किसी को प्यास लगती है, किसी को बेचैनी लगती है, किसी को पेट दर्द है, किसी को बॉडी एक्स होते हैं, कोई हाई टेम्परेचर की वजह से तकलीफ में है। ये सारे ही सिम्टम हैं और इनके अलग अलग रूब्रिक भी बनेंगे। पर हम इस जंगल में जा करके जो एक टॉप की चीज हमने जो देखनी है कि इन सबों चीजों का पेशेंट के मन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। इन सबों चीजों का, सभी सिम्टम पेशेंट को कैसे डिस्टर्ब करते हैं, हमने देखना है कि व्हाट इज बीइंग डिस्टर्ब बाय द डिस्टर्बेंसेस। These all are the disturbances: headache, nausea, body aches, fever. But patient उससे डिस्टर्ब कैसे होता है? How patient being disturbed from disturbances in the body? तो वो क्या है? पेशेंट कहता है कि जी जब तकलीफ होती है तो एकदम उदास हो जाता हूँ। तो ऐसे रूब्रिक
मैं कोशिश करता हूँ सिलेक्ट करने की, और आप भी काइंडली करके देखिएगा। तो ऐसे आगे बड़ा अच्छा रूब्रिक मैं बहुत बार अप्लाई करके देखा है। आप देखोगे कभी पेशेंट आता है, एकदम दरवाजा खोल के एकदम घुसता है, तो फटाफट ये मैं सोच रहा था कि ये कोई लोग आते हैं, धीरे से दरवाजा खोलते हैं और आराम से नमस्कार, फिर आगे बढ़ते हैं। वो एक अलग संभावना है, वहीं से स्टडी शुरू हो जाती है पेशेंट की, वो अलग चीज है, उसके अलग रूब्रिक है। हम उस दशा में नहीं जाएंगे, वो अलग मेडिसिन आ जाएंगी। हमने आज एपोनाइट के साथ ही रहना है। तो फटाफट इधर आ गया, कुर्सी को इतनी जल्दी खींचा, फिर बैठा, इतनी जल्दी। तो मैं थोड़ी देर सोचा उस पेशेंट के बारे में, जो प्रेजेंटेशन है उसमें क्या हो रहा है। ये प्रेजेंटेशन पेशेंट के अंदर क्यों आई, और उस चीज का क्या ऐसी चीज है जिसने इस प्रेजेंटेशन को जन्म दिया, ये है क्या। तो मैंने देखा कि ये क्या है, वो तुम उड़ मत जाओ ना। कास्ट है, काइंडली वो आप कास्ट लोग है। जी, ये बार बार बीच बीच में डिस्टरबेंस हो रही है। मैं आप सबों से रिक्वेस्ट करता हूँ, सर इतनी अच्छी चीज बता रहे हैं, काइंडली आप लोग अपनी माइक को ऑफ करके रखें। प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है, माइक ऑफ कर लीजिए I think the प्लीज। host प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए, आप सब अपनी अपनी माइक ऑफ कर लीजिए, बीच में डिस्टर्ब होने से improve है। प्लीज सर। जी हाँ, थोड़ा सा जो मन का फ्लो होता है जब मैं बात करता हूँ, तो पेशेंट की एक पिक्चर मेरे सामने होती है जिसको मैंने देखा, तो मैं फिर वो सोच के ही बताता हूँ। वो जैसी आवाजें आती हैं तो थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो जाती है, वो बात पूरी नहीं हो पाती। तो काइंडली जो मिने सर ने बोला है उसका ध्यान रखिएगा। हम सब इकट्ठे होके बैठ के अपना टाइम दे रहे हैं, तो हो सकता है कोई बात किसी के काम आ जाए। हाँ, वो क्या था, जब पेशेंट अंदर आया तो उसके आने की अंदाज को मैंने देखा, एकदम फटाफट दरवाजा खोला, आके कुर्सी को एकदम ऐसे किया और एकदम बैठा। ये क्या है, और जेब में से फटाफट वो निकाले और एकदम मेरे सामने कर दिए। मैंने पूछा कि आप इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो सर, कुछ ऐसी मेडिसिन दीजिए, मेरे को जल्दी ठीक कर दो आप। तो ये एकोनाइट है, कैरिड जाइटोरी फास्ट, हरी मूवमेंट्स इन, ये रूब्रिक था जो मैंने पहले लगा के देखा उसमें, हरी मूवमेंट्स इन कैरिड जाइटोरी फास्ट। कुछ और होंगे रूब्रिक एक दो, तो मैंने उनको एकोनाइट दिया। तो पेशेंट शांत होके बैठ गया विद इन 15 मिनट्स। और ऐसा ही मैं आपके साथ बात शेयर करना चाह रहा हूँ कि दरवाजा खुलते ही पेशेंट व्यक्त करना शुरू कर देता है, बशर्ते कि हमारी आंख, कान, ब्रेन खुला होना चाहिए। जैसे डॉक्टर केंट साहब ने बताया, कीन ऑब्जर्वर, हम हर चीज को ऑब्जर्व करना है। सबसे ज्यादा जो सर ने यही तो बात कही, प्रेजेंट, प्रिडोमिनेंट एंड परसिस्टेंट। वो कोई ये नहीं है कि 10 दिन पहले पेशेंट को क्या हो रहा था, जो पेशेंट आपके सामने कर रहा है वो ही बात। देन ये पेशेंट मैंने, इसको भी मैंने एकोनाइट की। अभी धीरे धीरे करके मेरे याद आ रहे हैं, जितने भी मैं पेशेंट आज आपको बता सका रूब्रिक के साथ, वो मैं आपके साथ शेयर करता जाऊंगा। मैं ऐसे ही मेडिसिन को स्टडी करना चाहता हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो देखना।
क्योंकि जितने भी केसेस में मैंने एकोनाइट अप्लाई की है, हर केस में 2-2 4-4 रूब्रिक्स अप्लाई करते हैं और काफ़ी केसेस इससे क्लियर हुए हैं। तो एक एकोनाइट का हमारे पास एक छोटा सा सिलेबस आ जाएगा। जब भी हम इसको थोड़ा स्टडी करेंगे तो जहाँ पर इसकी ज़रूरत होगी तो इसकी एप्लीकेशन हो जाएगी। तो और एक और रूब्रिक मैंने इस एकोनाइट के बारे में लगाया कि यही पेशेंट इतना बेचैन हो रहा है, जिसको मैंने हरी रूब्रिक लगाया था, मोमेंट्स इन, शायद आपको प्लीज नोट कर लीजिएगा, अगर नहीं तो रिकॉर्डिंग देख लेना, उसमें आ जाएगा। एक इम्पेशेंट हीट विद फीवर में इतनी बेचैनी होती है, इतना बेचैन पेशेंट है जो वो बार बार इधर कभी उधर, कभी इस कुर्सी पे बैठ जाए, कभी इधर में बैठ जाए, कभी ऐसे कर लिया, कभी ऐसे कर लिया, कभी ऐसे हो गया। हरी मूवमेंट्स इन और impatient tossing about, tossing, अभी इधर को कभी इधर को पासा पलटना, कभी इधर को, ऐसा ऐसा। जरूरी नहीं है कि बेड के ऊपर लेट के ही वो ऐसा करेगा, वो बैठ के भी कर सकता है। हम इसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम में अप्लाई करेंगे। impatient tossing about, जब मैं उस पेशेंट को देख रहा था, जब मैंने एकोनेट को खोला तो मैंने उसमें और उसकी स्थिति को समझने की कोशिश की रूब्रिक के अंदाज से, तो मैंने ये सिम्टम उसमें पाया। मैं ये भी उसमें नोट करके रखा कि ये इसमें सिम्टम काम आ सकता है। इम्पेशेंट टॉसिंग अबाउट, कमाल का रूब्रिक मुझे मिला, जिससे बस इन्हीं छोटी छोटी चीजों से हम अमीर होते जाएंगे। जितने इम्प्रेशंस हमें आएंगे उतने ही इम्प्रेशंस से हम कामयाब होते जाएंगे। और एक दो और रूब्रिक मैं आपके साथ डिस्कस करता रहूंगा। ऐसी अवस्था में पेशेंट जब आता है हमारे पास, इतनी बेचैनी, इतनी घबराहट में बात करता है, पता नहीं क्या हो जाएगा, कैसे चलेगा, क्या होगा मेरा, कैसे होगा, कहीं कुछ और तो नहीं जाएगा, अक्सर मुझे बहुत घबराहट हो रही है। तो इसको हम जनरली एंग्जाइटी में ले लेते हैं, मैं भी लेता हूं ऐसे ही। तो उसके बाद एकदम उसके बारे में बिल्कुल ही सोचना ही बंद कर देता है। डॉक्टर साहब ऐसे ही होता है, कोई ऐसा दौर सा आता है मन में तो एकदम घबराहट हो जाती है, तो उसमें ऐसे ही लगने लगता है। तो फिर कभी ऐसा मैं उसके बारे में सोचना ही बंद कर देता हूँ। फिर कोई मेरे को लगता है कि चलो कोई बात नहीं है, देखी जाएगी जो भी होगा। ये अवस्था किसी भी चीज में हो सकती है, फीवर में भी हो सकती है, किसी भी अवस्था में, अक्यूट इमरजेंसी में भी हो सकती है, क्रॉनिक केसेस में भी हो सकती है। और एक क्रॉनिक केस, हाँ सॉरी, अभी ज्यादा आ गया, एक और केस मेरे पास आया था, मैंने उसको नोट नहीं किया। तो वो यही पेशेंट बता रहा था कि सर इतनी घबराहट और इतनी चिंताएं इतनी हो जाती हैं, तो फिर मैं उसके बाद में मैं तो सोचना ही बंद कर देता हूँ कि जितना मन को हल्का रखूंगा उतना ही ठीक रहेगा। लाइट इज देयर फॉर इंडिफरेंस, एंग्जाइटी आफ्टर। इतना सोचने के बाद में, इतना मन के ऊपर वजन डालने के बाद में, फिर मैं छोड़ ही देता हूँ उसको। ये छोटे छोटे रूब्रिक्स, जो छोटी छोटी बातें छोटी हैं, एक लाइन में क्या, 2 वर्ड में पेशेंट अपनी बात कह जाता है। तो अब हम क्या करते हैं, डॉक्टर सहगल ने एक विजन दिया है कि पेशेंट के यूजुअल कॉमन सिम्टम्स को देखना, पेशेंट अपनी बीमारी की अवस्था में रिएक्ट कैसे करता है, वो चीज देखनी है। तो वो घबराहट,
तो एंग्जाइटी की अवस्था, और फिर उसने सोचा छोड़ो क्या है, मन को हल्का करने से ठीक रहता है, फिर मैं विचार ही करना बंद कर देता हूँ। इंडिफरेंस एंग्जाइटी आफ्टर लाइट डिजायर फॉर, कुछ ऐसे रूब्रिक्स, इसमें और काफी रूब्रिक्स आ जाएंगे, बट हम एक एक रूब्रिक को स्टडी करते जाएंगे। इनडिफरेंस एवरीथिंग टू, जब आप इसको निकालेंगे तो आइकोनाइट को देखेंगे तो उसमें आपको बहुत इस चीज को दर्शाने के लिए और बहुत से रूब्रिक मिल जाएंगे। तो इसके बाद में एक और रूब्रिक जो हम अक्सर देखते हैं कि एकोनाइट में, हम प्रेगनेंसी में ये रूब्रिक मैंने पहले भी किया था पिछली बार में कि, और वहां पर ये रूब्रिक भी आएगा, इनडिफरेंस लव्ड वंस टू। ये मैंने एक लड़की में देखा, उसके एक पहले बेटा था, तो उसके बाद में जब सेकंड प्रेगनेंसी हुई, बेटा हुआ, तो बेटी हुई, सॉरी, बेटे के बाद में बेटी हुई थी, तो उस बेटी के साथ उसका पूरा लगाव बढ़ गया, और जो बेटा था उसको ने इग्नोर करना शुरू कर दिया। उसको लग रहा था कि मेरे बच्ची होनी चाहिए, मेरे बेटी होनी चाहिए, और वो बेटी आने के बाद में उसका जो लगाव था बेटे की तरफ कम हो गया। तो उसमें मैंने इनडिफरेंस लव्ड वंस टू इसको लगाया। तो ऐसे ऐसे कुछ रूब्रिक जो हम स्टडी करते हैं। हाँ सॉरी, की आवाज डिस्टर्ब हो रही है, शायद कुछ गड़बड़ हो रही है। तो जैसे एक्यूट इमरजेंसीज में ये रूब्रिक मैंने काफी बार लगाया कि पेशेंट एकदम ऐसा हो जाता है बिसाइड्स हिमसेल्फ। हम ये रूब्रिक बहुत बार पढ़ते हैं, लेकिन ये होता कैसे है? जैसे हम पढ़ते हैं एंगर बिसाइड्स हिमसेल्फ, और भी कुछ रूब्रिक्स हैं जो इसके साथ जुड़े हुए हैं, बट ये अवस्था को देखा कैसे जाएगा? क्लिनिक में इसको कैसे पहचानेंगे हम कि ये क्या है? बिसाइड्स वन सेल्फ, जब आदमी आपे से बाहर होके कुछ आपे से बाहर कैसे हो जाएगा? ये तो नहीं कि अंदर जो बोल रहा है वो बाहर निकल के खड़ा हो जाएगा, बट कुछ एक्शंस ऐसे होंगे जिसको हम समझेंगे कि ये आदमी कुछ ऐसा बिहेव कर रहा है जो नॉर्मल नहीं है, अबनॉर्मल। तो इसको इतनी दर्द की अवस्था में जब पेशेंट बोलता है, पागलों जैसी हरकतें करता है, मैं मर गया, मुझे बचा लो, मैं ये हो गया, वो हो गया, मैं ये कर लो, वो कर लो, कभी ये हो गया, कभी ये दिखता है, कभी वो दिखता है, मतलब ऐसी हरकतों देख के आपको लगेगा कि ये पेशेंट मैनिक सा हो गया है। तो इसमें मैंने एक्यूनाइट काफी बार देखा है, ज्यादातर ये रीनल कोलिक में मैंने काफी बार इसको यूज किया है, और थ्रेटन अबॉर्शन में भी मैंने देखा है। और एक पेशेंट था जो प्लेसेंटा प्रीविया का था, उसमें भी ये तकलीफ, जब पेशेंट को मैंने अप्लाई किया तो उसमें भी ये रूब्रिक अप्लाई किया, इनसैनिटी, पेन फ्रॉम इनटॉलेबल। प्लीज याद रखने वाला रूब्रिक है, बहुत अच्छा, और बहुत इमरजेंसी में ये काम आता है। तो इसको कभी इनसैनिटी फ्रॉम इंटॉलेबल पेन ऐसे पढ़ेंगे हम इसको। अक्सर ये देखा जाता है कि पेशेंट की जो एक्यूनाइट की अवस्था को हम रेस्टलेसनेस, टूजिंग अबाउट, रेस्टलेसनेस, चेंजेस प्लेसेस,
इसमें हम यही मेन रूब्रिक होते थे, सडननेस ऑफ द सिम्टम्स, इसको हम ज्यादा देखते थे। लेकिन इतने सारे रूब्रिक्स जो माइंड सेक्शन में पड़े हुए हैं, इसको जब माइंड सेक्शन का डॉक्टर सहगल के अनुसार काम करना शुरू किया, तो इनको ढूंढने से ये बहुत अच्छे रूब्रिक मिले। और एक कमाल का रूब्रिक मैंने देखा, इरिटेबिलिटी अल्टरनेटिंग विद जॉय, जो इंसेंटिव वाला, वो भी इसके साथ थोड़ा मैच करता लगेगा आपको। हर एक्यूनेट की पूरी जो पिक्चर बनेगी, पूरी पिक्चर में एक ही पेशेंट में आपको सभी कुछ भी मिलने की संभावना हो सकती है अगर धीरे धीरे हम देखेंगे तो। लेकिन बेशक सभी कुछ हम उस एक ही टाइम पे नहीं उस पेशेंट में आएगा, लेकिन भिन्न भिन्न पेशेंट्स में हम उसको जरूर देखेंगे। जैसे एकदम अक्सर कुछ लोग ऐसा आकर के कहते हैं कि ये औरत तो पागलों जैसा बिहेव कर देती है, कभी कभी तो इसका पता ही नहीं चलता कुछ, कभी इतना ऐसा बिहेव करती है, ये पूरा अपने आप को, ये ज्यादातर हम मैनिक पेशेंट्स में और हम उन पेशेंट्स में देखते हैं जो साइकेट्री वाले डॉक्टर्स के पास होते हैं, जो इंसेनिटी टाइप लोग होते हैं, किसी ना किसी वजह से उनको इस ट्रीटमेंट में रखा जाता है। तो उन केसेस में जब हम देखते हैं तो ये रूब्रिक अप्लाई होता है, इरिटेबिलिटी अल्टरनेटिंग विद जॉय। और एकदम इतना ज्यादा इरिटेशन, इतना ज्यादा गुस्सा, इतना ज्यादा एक्शंस ऐसे करने के आग बूला होना, और विदाउट एनी रीजन कुछ ही देर के बाद में एकदम हंसने लगना। और इस अवस्था को जनरली हम देखते हैं कि पागलों जैसा एक्शन करता है आदमी। वो जो साइकेट्रिक पेशेंट होते हैं उनमें ज्यादातर ये बात पाई जाती है, इरिटेबिलिटी अल्टरनेटिंग विद जॉय। तो ऐसे छोटे छोटे कभी कभी एप्लीकेशन हो जाती है इनकी। और वही पेशेंट जैसा इरिटेबिलिटी हुई, इतना बेचैन हुआ, इतना इरिटेशन हुई, उसके बाद कुछ हुआ, और कभी उसके बाद फिर रोना शुरू कर दिया। ये हम देखते हैं कि पागलों जैसी हरकतें करता है आदमी, इंसान बिहेवियर, इरिटेबिलिटी अल्टरनेटिव विद वीपिंग। तो इसमें भी वही, कभी गुस्सा इतना ज्यादा, इतनी इरिटेबिलिटी, एकदम हंसने लगना, एकदम रोने लगना, ये पागलों जैसे लक्षण। लेकिन इसको हमारी छोटी सी ये मेडिसिन भी कवर करती है। और हम कभी बड़ी बड़ी ड्रग्स के बारे में सोचते हैं इतना कि इंसेंटी है, इतनी बड़ी बीमारी है, इतनी बड़ी देर से आदमी ये सेडेटिव ये जो ड्रग्स ले रहा है साइकेट्रिक वाली। बट हमारी ये एक्यूराइट ने एक्यूट केस में जब पेशेंट को इतना अटैक आया हुआ होता है, तो मैंने अक्सर एक्यूनाइट 1M यूज किया है कुछ केसेस में। तो ये कमाल का रूब्रिक जो कभी काम आएगा, इरिटेबिलिटी अल्टरनेटिव विद वीपिंग। तो और ऐसे बहुत से केस, अभी टाइम तो हमारा काफी है मेरे ख्याल में। यस सर, तो बहुत है। यस सर। हाँ, अभी थोड़े से रूब्रिक और करते हैं, मैं निकालता हूँ जरा, कॉपी में थोड़ा टाइम लग जाता है। जी जी जी, कुछ आराम केसेस से, बिल्कुल। मैंने, हाँ जी, कुछ केसेस मैंने वो नोट करके देखे हुए हैं जिन जिन में मैंने को अप्लाई किया हुआ है। तो वही इरिटेबिलिटी पेन ड्यूरिंग, जैसे मैंने पहले भी बताया कि रीनल कोलिक में बहुत मैं बार इसको यूज किया है, उसमें भी इस रूब्रिक को भी यूज करेंगे, इरिटेबिलिटी पेन ड्यूरिंग। तो ये ऐसे छोटे छोटे रूब्रिक जो काम आते हैं। जैसे फीवर में मैंने देखा ज्यादातर हम्म हम्म ऐसा, ये क्या है? मतलब हम इस दुनिया को समझना है, पेशेंट की भावनाएं, उसकी भाषा के साथ साथ उसका भाव, वो
अपने एक्शन से क्या कहना चाहता है, बेशक वो जेस्चर में हो, बेशक वो बोलने में हो, कैसा भी हो। तो ये जो चीज है जो मैंने बताया अभी आपको एक्शन करके, ये है लेमेंटिंग। ये एकोनाइट इसको बाखूबी कवर करती है। हम अक्सर पढ़ते हैं हम्म हम्म इसको हम बेलेडोना देते हैं, लेमेंटिंग विद एवरी ब्रेथ, बट एकोनाइट में भी है लेमेंटिंग फीवर ड्यूरिंग, लेमेंटिंग ट्रिफल्स ओवर, छोटी सी बात के ऊपर एकदम अब क्या होगा, ऐसी आवाज, ये लेमेंटिंग है। लेमेंटिंग फीवर ड्यूरिंग, मतलब ऐसे छोटे छोटे रूब्रिक जो अक्सर, ये ऐसा नहीं था कि मेरे सब याद थे ये रूब्रिक, ऐसा नहीं था। जब पेशेंट को मैंने देखा, एक रूब्रिक सामने आया, उसको फिर स्टडी करा, तो देखा कि ये रूब्रिक भी उसी में फिट हो रहा है, ये भी उसी में फिट हो रहा है। ऐसे ऐसे मैंने इन रूब्रिक्स को निकाल के देखा हुआ है। लेमेंटिंग प्रिफर्स ओवर, छोटी सी बात के ऊपर लेमेंट करना। लेमेंट क्या होता है, ये दुख का प्रगटावा जेस्चर के थ्रू करना, आवाज के थ्रू थोड़ा करना। ऐसे तो पहले बड़ी दिक्कत आती थी मुझे, लेमेंटिंग भी समझ में नहीं आया था कि ये क्या होता है। तो धीरे धीरे पेशेंट में पढ़ के और गुरु जी से जो सीखा उसको अप्लाई करके देखा, तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे फिर रूब्रिक भी मिलने शुरू हो गए। इन इन रूब्रिक में ये अप्लाई होता है, ऐसी अवस्था में अप्लाई होता है, सॉरी। तो ऐसा कुछ, यही पेशेंट जो मैंने पहले बताया कि इतना शोर मचाता है, तो इतना जो एकदम फटाफट आया, एकदम बैठा, हरी इन मूवमेंट्स वाला पेशेंट जो मैंने लगाया इसको, और उसने अपनी बात को फटाफट, मेरे को जी हो गया, मेरे को जी हो गया, देखो सर जी को ये मेरे पेपर देखो जी, इसमें ये आया, जी आया, वो आया। अरे इतना हरी इन मूवमेंट्स भी था, लोक्वेस्टी, हेस्टी, बहुत तेजी से बात करनी, एकदम फटाफट फटाफट बताएगा आपको। इसमें एक और भी मेडिसिन है, मेरे शायद याद नहीं है, दो मेडिसिन है इसमें, मे बी हैव सेंस, आप देख लेना अभी, आई डोंट रिमेम्बर दैट, बट हम एक्वोनाइट की ही बात करेंगे। लोक्वेस्टी हेस्टी है ये, भाषा एकदम तेजी से बोलते बोलते जाना, तेजी से बोलना, फटाफट फटाफट हफड़ा दफड़ी में पेशेंट बात करता है जैसे कोई पीछे पड़ा हुआ है। ऐसे फटाफट आपको पेपर दिखाएगा, इधर से निकालेगा, इधर से निकालेगा। कभी कभी जो डरे हुए पेशेंट हैं, पीछे बात क्या है, एंजाइटी फास्ट, फ्राइटफुल, सभी काफी रूब्रिक्स इसमें छोटी सी अवस्था में ही आ जाएंगे, तो हम इसको स्टडी करते जाएंगे। और एक दो रूब्रिक और मैं देखता हूं। एक और रूब्रिक मैंने ढूंढता हूं, मैंने लगाया, बहुत ही कमाल का रूब्रिक था वो। हाँ, पेशेंट ने बोला कि सर जब मेरे को सांस की दिक्कत होती है, एक अस्थमा का पेशेंट मेरे पास आया था, उसने बताया जब सर सांस में दिक्कत होती है थोड़ा, जब मैं जोर से कोई काम करता हूँ, जैसे बहुत जोर से सोच लिया या कुछ पढ़ लिया, या दिमाग के ऊपर कोई वजन पाने वाला ऐसा मैं काम करता हूँ, तो उससे मेरे को सांस की दिक्कत फटाफट आने लगती है। जब मैं रिलैक्स होकर करता हूँ तो फिर कुछ नहीं होता। ये जो सांस फूलता है, तब फूलता है जब मैं कुछ ऐसा काम करता हूँ जिसके लिए मुझे ज्यादा ब्रेन अप्लाई करना पड़े, जैसा मैं घर में कोई हिसाब किताब करने लगता हूँ। ये आर्ट वाले लोग होते हैं जो आर्ट का काम करते हैं, वो पेशेंट था।
बोले कि सर इतने हमारे कस्टमर्स इन दिनों में हो जाते हैं, जब कटाई का सीजन होता है, जब झोना की या दूसरे गेहूं की कटाई होती है, तो उन दिनों में वो पेशेंट मेरे पास आया था। तो सर मुझे, जब मैं इतना जोर इतना ध्यान से काम करता रहता हूँ तो मुझे सांस की दिक्कत होती है। अब कहाँ से चलेंगे हम ढूंढने के लिए? रेस्पिरेशन डिफिकल्ट, या फिर कम उच्च रेस्पिरेशन की कोई दिक्कत, किस चीज के साथ? जब कोई मानसिक रूप पे काम किया जाता है तो इसको हम कैसे लेंगे? इसको मेंटल एग्जर्शन कह सकते हैं, मानसिक रूप पे जोर से काम करना। तो मैंने इसको मेंटल एग्जर्शन में ढूंढ के देखा कि मेंटल एग्जर्शन में मिल सकता है। तो मेंटल एग्जर्शन विद कंप्लेंट्स ऑफ रेस्पिरेशन, इसमें और सिम्टम के साथ पेशेंट को एक्कोनेट दिया था। और एक और मेरे एक केस याद आ गया, सॉरी वो एक्कोनेट से बाहर का है, लेकिन अभी दिमाग में आ गया तो मैं अभी बता देता हूँ, फिर मैं भूल जाऊंगा। तो इसने, ये पेशेंट मेरे पास थोड़े से दिन ही पहले आया, 1 हफ्ता पहले की बात है। तो इस पेशेंट को मैंने देखा तो बड़ी मुश्किल से थी, पेशेंट मुश्किल भी था। 23-24 साल की लड़की थी वो, 2 बच्चों की माँ। उसका चेहरा एकदम पीला, जस्ट येलो फेस, और वो बैठ नहीं पा रही थी। उसके हस्बैंड ने और उसकी सिस्टर ने उसको पकड़ा हुआ था, वो ऐसे गिर रही थी, ऐसे गिर रही थी बस। जब मैंने उसकी रिपोर्ट चेक की, उन्होंने बोला कि सर पहले हम सिविल हॉस्पिटल धूरी में एडमिट थे और वहां से इतनी रिकवरी नहीं हुई, तो उन्होंने इस पेशेंट को फर्दर सिविल हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट उसमें भेज दिया हॉस्पिटल में। तो वहां पर 3 दिन रहे, ब्लड भी चढ़ाया और जो आर्टिफिशियल सेल्स भी दिए, प्लेटलेट्स दिए। तो उसके बाद भी कंडीशन में सुधार नहीं आया। तो अब हमें पटियाला हॉस्पिटल में रेफर किया हुआ है। तो वो मेरे पास आ गए, बड़ी क्रिटिकल कंडीशन है और पेशेंट प्रेग्नेंट है, 7 महीने की प्रेगनेंसी है उसको, और इतनी बुरी कंडीशन में, और 15,000 उसके प्लेटलेट्स थे और 5 मिलीग्राम उसका HB था और 1500 उसके प्लेटलेट्स सॉरी TLC थे। इतनी बुरी कंडीशन में तो बोले कि ये अब उन्होंने बोला कि आगे इसको ब्लड चढ़ाना पड़ेगा, आप दूसरे हॉस्पिटल में इसको लेके जाइए, वहां पर और अच्छे से इसकी व्यवस्था हो जाएगी। तो किसी आस पड़ोस के पेशेंट ने बोल दिया कि मैं वहीं से दवाई ली थी, आप होम्योपैथिक की दवाई लेकर देखो। वो साथ में लेकर आए। कितना बड़ा बर्डन पड़ गया मेरे ऊपर कि इतनी बुरी अवस्था में अगर पेशेंट नहीं भी ठीक होता तो कितना पेशेंट के मन को भी दुख लगेगा, मुझे भी लगेगा, हमारे सिस्टम को भी वो तकलीफ होगी। लेकिन क्या हुआ, मैंने उस पेशेंट को मेडिसिन दी, उसको बोला कि अगर कल तक पेशेंट को कुछ महसूस हुआ तो टेस्ट करवा के मेरे पास आ जाना, नहीं तो फिर आप आगे पटियाला या किसी और बड़े हॉस्पिटल में एडमिट हो जाना। तो पेशेंट जस्ट दूसरे दिन शाम को ही टेस्ट करवा के लेकर आया। उसका जो HB था वो 6.5 ग्राम हो गया और जो उसकी TLC था वो 2200 हो गई, और जो उसके प्लेटलेट्स थे वो काफी पहले से काफी इंप्रूव हो गए, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं हुए, अप्रोक्सीमेट अबाउट 60,000 हो गए। तो उसके तीसरे दिन फिर पेशेंट को मैंने बुलाया। तो उसके बाद वो पेशेंट तीसरे दिन, उसका हस्बैंड आके बोला कि सर मेडिसिन दे दो, पेशेंट ठीक है, हमने टेस्ट नहीं करवाया। तो मैंने पूछा कि भूख वगैरह कैसे है? सर वो अच्छा खाना खाने लग गई है, अब तो वो अपने आप खड़ी हो जाती है, पहले खड़ी नहीं हो पाती थी, चलना फिरना मुश्किल था बहुत ज्यादा, अब वो थोड़ा थोड़ा 2-4 कदम चलने भी लगी है। तो हमने इसलिए टेस्ट नहीं करवाया, आपकी पूरी दवाई खाने के बाद टेस्ट करवा लेंगे। अभी 5 दिन के बाद में
अभी अभी की बात है, परसों या चौथ की बात है। वो पेशेंट टेस्ट लेकर आया मेरे पास, उसके टेस्ट की कॉपी भी है सभी की। 10.9 उसका HB हो गया, 10.9, और 55 उसका TLC हुआ, और 180 उसके प्लेटलेट्स हुए। कमाल की इमरजेंसी टैकल की जेलसीमियम की सिंगल डोज ने। रूब्रिक वही जो हम जनरली स्टडी करते हैं, टॉर्पर, हेल्ड डिजायर टू बी हेल्ड बीइंग एमरुलेट। मैंने पेशेंट को उसने पूछा, उसने तो पूछने की बात ही नहीं थी, एक अलग पेशेंट की बात सामने आई जो उसका हस्बैंड ने बताई थी। सर हमारा ना बच्चा जो बड़े वाला था वो अचानक गिर गया था, उसके चोट लग गई, उसको देखते ही इसको घबराहट शुरू हुई थी, तो वो भी उसको एक मेंटल शॉक सा लगा, तो उसके बाद में ये सिम्टम डेवलप हुए, और जो प्रेजेंटेशन थी ये सिम्टम थी। इस बार ये केस ऑफ जेलसीमियम। सॉरी, मेरे दिमाग में आया तो एक्रोनाइट को छोड़ के हम इस तरफ चले गए, लेकिन आगे चलते हैं। एक्रोनाइट के कुछ और 2-4 रूब्रिक करते हैं, फिर बाकी रूब्रिक जो बचेंगे तो एक्रोनाइट के थर्ड पार्ट में करेंगे हम। तो बस यही छोटी छोटी बातें। जैसे वो पागलपन वाला पेशेंट मैं आपको बताया था, जो तो जिसको हम एंजाइटी का बोल रहे थे, उसी में एक और सिम्टम मैंने देखा, उसी जैसे केस में, उसमें भी हम इस रूब्रिक को भी लगाएंगे। उसका चेहरा बिल्कुल लाल था, एकदम रेड चेहरा था, जो वैसे हम बेलाडोना में जनरली देखते हैं। और उसमें भी जिसको मैंने एक्यूनाइट दी थी, उसमें भी ये, जब मैंने एक्यूनाइट को स्टडी किया तो उसमें पाया मेंटल सिम्टम कंप्लीट विद फेस हेड। उसमें 1-2 मेडिसिन और भी हैं, लेकिन एक्यूनाइट का उसको मैंने एक्यूनाइट दिया था उसी पेशेंट को, तो उसमें ये भी रूब्रिक उसका लग रहा था। तो हाँ, एक और बड़े अच्छा सिम्टम मेरे याद आ गया। ये बहुत साल की बात है, जब मैंने पहले पहले डॉक्टर सहगल साहब से सीख रहा था, उनको स्टडी कर रहे थे, तो वो पेशेंट लेबोरेटरी टेक्नीशियन था, और किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उसकी पोस्टिंग थी। उनका इंटरेस्ट बहुत था होम्योपैथी में भी, वो खुद भी होम्योपैथी को प्रैक्टिस करते थे, RMP थे होम्योपैथी के। तो वो मेरे बारे में उसको पता चला, उसको फीवर होता था, हर बार जब भी उसको फीवर होता था वो एकदम इतना बोले कि सर जब मैं कभी जिंदगी में खुश होता, जब मेरे को फीवर होता है जितना मैं तब होता हूँ। अरे कमाल की बात है यार, फीवर में कोई खुश होता है क्या? लेकिन वो पेशेंट ने मुझे बताया, वो पेशेंट का नाम अभी मेरे याद नहीं है, अभी डेथ हो गई है उनकी, बहुत बड़े थे मेरे से, बहुत देर की बात है। अगर जीते रहते तो 85 के करीब होते शायद वो अब। तो उसने बोला कि सर मैं बहुत ही उस टाइम में बड़ा आनंद में होता हूँ, जब मेरे को इतना फीवर हो जाता है मेरे को पता ही नहीं चलता, मैं तो गाने गाता हूँ। ये बड़ा कमाल का। तो पहले मैंने ये देखा कि ये पेशेंट कह क्या रहा है, कि मैं बहुत खुश होता हूँ, खुश तो चीयरफुल भी होता है, हैप्पीनेस भी होता है, ये भी होता है, और इस अवस्था को दर्शाने वाली प्रॉपर रूब्रिक कौन सा हो सकता है, कि वो क्या चीज है? जी बोला कि सब पूर्ण आनंद में रहता हूँ, मुझे तो ऐसा लगता है, बस ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हो गया, इतनी खुशी सी होती है कुछ। तो इसको मैंने मृत में देखा, जब डिक्शनरी में करते करते, मृत, हीट ड्यूरिंग, फीवर में उसको इतना वो आनंदित अवस्था में पहुंच जाता था कि मुझे सर इतना हाई फीवर हो जाता है, मुझे पता ही नहीं चलता, मुझे लगता है कि मैं तो बस एक ऐसी अवस्था में पहुंच गया हूं। तो वो पेशेंट एक्रोनाइट से ठीक हुआ, और शायद एक्रोनाइट में सिंगिंग की ड्यूरिंग भी है, आप देख लेना, मुझे लगता है कि शायद वो भी इसमें सिम्टम है। तो वो कभी देखेंगे, अगले आने वाले रूब्रिक्स देखूंगा, शायद मैंने अप्लाई किया होगा, मुझे याद नहीं है। लेकिन मिर्थ हीट ड्यूरिंग, ये बड़ा कमाल का रूब्रिक। और कभी कभी ऐसा पेशेंट आते हैं, मैंने अपने जीवन में सिर्फ 3 पेशेंट ऐसे देखे
90 से लेके अब तक। लेकिन वो पेशेंट बोले बहुत अच्छी तरह याद है, क्योंकि वो होम्योपैथी की प्रैक्टिस करते थे, इसीलिए। तो ये कुछ सिम्टम। हाँ, और एक जो मैंने रीनल कोलिक में आपको मैंने बताया कि मैंने वहां पर पेशेंट में एक्यूनाइट काफी बार यूज की, और उस पेशेंट में एक मोर्निंग जो थी, ये मोर्निंग जो पहले हमने पढ़ी वो अलग टाइप की थी। ये मोर्निंग ऐसा हम्म, 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 ऐसा। ये देखो, ऐसी अवस्था को जब पेशेंट सामने होता है ना, वो हाथों पांवों की पड़ जाती है डॉक्टर को भी। हो सकता है आप में से कोई बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट आदमी हो, ना ऐसा हो, लेकिन मुझे लगता था कि भाई ये क्या चीज है, इस चीज को कैसे देखें, क्योंकि गुरुजी ने बताया प्रेजेंट, परसिस्टेंट एंड प्रोडोमिनेटिंग। अरे ये जो अवस्था, जो घटना के सामने घट रही है, वो क्या है? तो इसको मैंने समझने की कोशिश की। जैसे हम लगाते थे एंक्सियस कॉशियस, तो कॉशियस को मैंने छोड़ दिया कि जो एंक्सियस, ये ना हो जाए, ये हो जाए, ये क्या है, वो क्या। ऐसा जब कॉशियसली के साथ में एंक्सियस जुड़ता है, वो ऐसा बिहेव करता है। लेकिन जब वो मोर्निंग के साथ जुड़ता है तो ऐसा करता है। तो ये पेशेंट, रीनल कोलिक वाला जो पेशेंट है, उसमें मैंने देखा मोर्निंग वाला एंक्सियस, पता नहीं क्या हो जाएगा, हो हो हम्म क्या हो गया, कुछ हो जाएगा, बहुत दर्द हो रहा है, क्या हो जाएगा, ऐसा। मोर्निंग एंक्सियस। और भी इसमें कुछ मेडिसिन है, वो भी मेरे याद नहीं है, आप देख लेना। लेकिन शायद आर्सेनिक तो होगी इसमें, और बाकी का मुझे याद नहीं है। लेकिन मोर्निंग एंक्सियस एक्यूनाइटिस डेफिनेटली। तो ये कमाल का रूब्रिक था, बड़ा अच्छा रूब्रिक, जो अक्यूट अवस्था में और इतनी पेन की अवस्था में, जो मैंने पहले भी डिस्कस किया और इसमें मैंने अप्लाई किया। और मैं देखता हूँ, और एक आध की शायद और रखा था मैंने, तो अब उसको देखते हैं। तो वो पहले भी जो मैंने स्टडी किया था, होपफुल अल्टरनेटिंग डेस्पेयर, और इसमें हम एक रूब्रिक और भी लगा सकते हैं, मूड अल्टरनेटिंग और मूड चेंजेबल। दोनों रूब्रिक इसमें लग सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ऑफ द पेशेंट। जैसा आप पेशेंट की भाषा को, उसकी अवस्था को समझ के जब आप देखेंगे, तो आपको लगेगा कि मूड अल्टरनेटिंग भी हम उसको बोल सकते हैं, जिसको डेस्पेयर अल्टरनेटिंग विद होप, डेस्पेयर अल्टरनेटिंग विद होपफुल अल्टरनेटिंग विद डेस्पेयर। इसमें मूड चेंजेबल, मूड अल्टरनेटिंग, ये सब बात कुछ भी नहीं है, इतना बड़ा कुछ भी नहीं है। जब हम उसको खोलेंगे, जैसे पेशेंट सामने आया, उसके साथ जुड़ती हुई सभी बातें आपके सामने आनी शुरू हो जाएंगी। तो आगे को हम उन्हीं रूब्रिक को अप्लाई भी कराते रहेंगे। जो पेशेंट पहले आया था, जिसका मैंने बताया कि वो हरी इन मूवमेंट्स था, वो ये ऐसे बिहेव कर रहा था, तो वो जोर जोर से, सर मेरे को ऐसा हो गया, मेरे को ये हो गया, मेरा इतना टेस्ट करवाया, ये देखो मेरा HB इतना है, मेरा TLC इतना ये है, ऐसा बोला। इसमें भी मैंने एक्यूनाइट का जो देखा, नॉइज इंक्लिनेशन टू मेक ए नॉइज, शोर मचा रहा है, मैं आराम से भी बात कर रहा हूँ, सर मुझे ना आराम चाहिए, बस मेरे को ठीक कर दो। कैरियर फास्ट लाइट जैर पर, और बहुत से रूब्रिक इसमें आ जाएंगे, वो हमें आते हैं, वो हम रूटीन में यूज करते हैं। इन रूब्रिक्स को हम यूज नहीं करते, लेकिन पेशेंट हमें बोलता है, इस अवस्था को हमारे सामने पेशेंट दर्शाता है, लेकिन हम कभी कभी इसको इग्नोर कर जाते हैं। तो इन बातों के साथ मैं यहां तक नॉइज इन रिलेशन टू मेक नॉइज, और इसके बाद में और ढूंढ के रखूंगा। अगर कोई रूब्रिक और मेरे जहन में आए, जो मैंने देखा कभी अप्लाई किए हुए,
तो नेक्स्ट टाइम हम उसको स्टडी करेंगे, दैट विल बी एकोनाइट 3, तो उसमें करेंगे। और जो जलसीमा केस मैंने आपको बीच में बता दिया। और एक मैं और व्यक्ति के साथ संबंधित बात करनी चाहता हूँ कि अभी अभी मैंने एक केस देखा, मेरा ग्रेटेस्ट फेलियर, well यू कैन से ग्रेट फेलियर, मेरा अपना ग्रेट फेलियर मैं आपको बता रहा हूँ कि एक पेशेंट मेरे से फरवरी से मेडिसिन ले रहा है 2024 से, अब तक उसको अब अराउंड अबाउट 6-7 महीने हो गए। वो पेशेंट को मैं मेडिसिन देता हूँ, हाँ जी मैं ठीक हूँ, हाँ पहले से ठीक है जी, पहले से ठीक है। अभी 20-25 दिन पहले जब मेरे पास वो पेशेंट आया, फिर वो बोल देते हैं जी ये तो पूरा ठीक नहीं है, और ये भी ठीक भी है पहले से, और ये ठीक नहीं है। तो ये क्या बात हुई? मैं बहुत देर से ऑब्जर्व कर रहा था पेशेंट को कि कुछ ऐसी तो बात है जो मेरे को समझ में नहीं आ रही, कि पेशेंट के अंदर जरूर है। कि ऐसा कैसे हो सकता है कि पेशेंट आपकी दवाई हाफ काम नहीं करेगी, पूरा ही करेगी अगर वो ठीक है। एक पूरा सिम्टम इसके ठीक क्यों नहीं हो रहे पेशेंट के? अभी आज एक्यूट कंडीशन में फिर लेके आया, उसके पाँव में दर्द हो रहा था बहुत तेज, ऐसा दबाने से भी पैर जब चलते थे दबाने से इतना तेज दर्द होता था, वो रोने लगती थी। बोली कि आज तो ये हुआ, मेरा यूरिक एसिड बढ़ गया, मेरा वो हो गया, ये हो गया। अरे कोई भी एसिड बढ़े, हमें कोई दिक्कत नहीं है इस बात की, हमें ये दिक्कत है कि पेशेंट को समझना कैसे है। तो मैंने उसके पेशेंट को पूछा, सॉरी उसके हस्बैंड को पूछा कि इसको हुआ क्या है, ऐसी क्या बात है भाई, कोई इसके मन के ऊपर कोई टेंशन तो नहीं है? बोला ये टेंशन तो लेती रहती है। थोड़ा सा मुझे क्लू मिल गया, ऐसा क्लू मिला तो मुझे लगा कि मुझे पेशेंट के साथ थोड़ा और नज़दीकी बढ़ानी चाहिए और उसको स्पेस देनी चाहिए। तो मैंने उसको हस्बैंड को बोला कि प्लीज़ अगर आप चाहते हैं कि आपकी वाइफ ठीक हो जाए तो आप 10-15 मिनट बाहर वेट कीजिए प्लीज़, मैं इसको अच्छे से समझना चाहता हूँ। बोले सर ओके कोई बात नहीं। वो जब बाहर चले गए, अरे उसने एकदम रोना शुरू कर दिया, एकदम मेरे पास बैठ के। ये क्या बात है? तो जब वो मेरे पास आती, इतनी हंस हंस के बात करती, कभी कभी तो मैंने भी फंस के बेलाडोना दे दी, लेकिन दैट वाज माय रॉन्ग प्रेस्क्रिप्शन। मैंने 3 मेडिसिन उसको चेंज की। मेरे को बहुत दुख हो रहा था कि पेशेंट मेरा क्यों नहीं ठीक हो रहा है इसके। मैंने एक बार आर्सेनिक भी दी उसको, बेलाडोना भी दी, शायद 1-2 और भी मेडिसिन दी होंगी। दैट वाज माय ग्रेट फेलियर। तो ऐसा कैसे हुआ? हमें गुरु ने इतनी अच्छी शिक्षा दी है कि अगर हम पेशेंट को अंदर से उसकी मेंटल स्टेट को समझ पाए, तो कैंट साहब ने भी लिखा है यू कैन इग्नोर द फिजिकल्स, और हमारे गुरुजी ने तो बताया ही है कि यू कैन क्योर द पेशेंट। तो उस पेशेंट ने बोला कि जी ये तो मुंह बना के बैठे रहते हैं। अरे भाई तुम उसके मुंह बनाने से तेरी एड़ी के दर्द का क्या ताल्लुक हुआ? तो बोल रही हो कि यूरिक एसिड बढ़ गया, ये हो गया, वो हो गया, तो ऐसा क्या है? तो उसने बोला कि सर, मैंने उसको बोला कि आपका मन खुश है? सर नहीं, ये तो पहले से ही ऐसे हैं, मेरे को पूछते नहीं है, ऊंची ऊंची रोने लगी, मेरे को पूछते नहीं है, बात नहीं करते, जब मैं तकलीफ होती हूँ कभी नहीं पूछा कि तेरे को क्या हो गया। तो फिर मैं गुस्से में भी बोल देती हूँ, फिर मेरे को चिंता भी हो जाती है कि इनकी शुगर बढ़ जाती है, इनका ये हो जाता है, तो मैं क्या करूं? कम से कम आदमी पूछ तो ले ना। हम दो ही जो रहते हैं लोग, बच्चे बाहर गए हुए हैं, दोनों रहते हैं, हमारी कभी एक एक महीना मुलाकात ही नहीं होती। आते हैं काम से, आते हैं नहा धोते हैं, खाना खा के आराम से टीवी देखते हैं, सो जाते हैं। अभी ऐसा लगता ही नहीं कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ रहते हैं, ये पूछते ही नहीं। तो मैंने उस पेशेंट को मेडिसिन दी,
तो मैंने उसको बोला कि गुड़िया आप, वो उनकी 49 के करीब एज है। बोला कि बेटा आप बैठ जाइए, थोड़ा देखता हूँ मैं, थोड़ा मुझे लग रहा है कि कुछ चीज अगर आए तो मैं स्टडी करूंगा इसको। तो मैंने 15-20 मिनट को उसको बिठा के देखा। तो फिर उसको बुलाया कि जब वो हल्का सा भी पैर रखती थी ना, उसकी जान निकलती थी, इतना तेज दर्द होता था। अब लगाने को तो हम डुलोई इंजन विंग भी लगा सकते हैं, डिस्टर्ब वर्स्टूल लगा सकते हैं, रेस्ट जार लगा सकते हैं, बहुत कुछ लग जाएगा। लेकिन इन जैसे पहले भी अभी मैं बता के हटाऊंगा आपसे साथ बात शेयर की कि इन सभी चीजों का, इन सभी तकलीफों का उसके मन के ऊपर क्या इफेक्ट हुआ और उस मन ने आपके आपको कैसे व्यक्त किया, ये हमारी बात है। यहां से हमने सिलेक्ट करना है। नीचे वाली बातें सब रूब्रिक छोड़ दो, वो उस बात को पकड़ो, उसका रूब्रिक को, उसको रूब्रिक में कन्वर्ट करो, देन यू विल बी गाइड टू द राइट मेडिसिन। तो मैंने उसको बोला कि बेटा आप चल के दिखाइए मेरे को। जैसे जब उठती थी ना, ऐसे पकड़ लेती थी कि पाँव के ऊपर वजन ना पड़ जाए, तो तेज दर्द होता था। वो आके हंसने लगी कि डॉक्टर साहब उतना पेन नहीं हुआ, मैं तो आराम से चल के आ गई। फिर मैंने और साइकिल की एक डोज डाली, उसको बोला कि अभी थोड़ी देर और वेट कीजिए, मैं देखता हूँ, मुझे भी लगे कि मैं देखता हूँ कि और कैसे कितना अच्छा काम हो सकता है। तो फिर उस पेशेंट में मैंने देखा कि बहुत अच्छा रिलीफ उस पेशेंट को आया और कमाल का एक्शन किया। तो मेडिसिन जो मैंने दी वो पल्सेटिला थी। उसके जो रूब्रिक मैंने देखे, अभी मेरे को कॉपी निकालनी पड़ेगी, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। बोले कि जी मेरे को पूछता कोई नहीं है, कोई पूछ नहीं है मुझे मेरी, मैं तो फिर मेरे से काम भी कोई नहीं होता, तो मैं कोई काम नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे को ये लगता है कि ये कोई जीवन है क्या। ये कभी बात ही नहीं करते, मुंह बना के बैठे रहते हैं, पूछते नहीं है ऐसा। तो ये उसके रूब्रिक, डिल्यूजन, नेग्लेक्टेड ड्यूटी शी हैज नेग्लेक्टेड, फोर्स सेकंड फीलिंग ड्यूरिंग शी इज नेग्लेक्टेड, ऐसे कुछ 2-4 रूब्रिक और थे। अब पूरा 1-2 रूब्रिक और होगा, लेकिन ये कोई रहने का क्या फायदा हुआ जब कोई आदमी प्यार से बात ही नहीं करता। अरे कभी पूछे तो सही ना, तेरे को हुआ क्या है, दो प्यार की बातें ही है ना, वो भी नहीं कहते। कैरिड एंड कैरेसिस डिजायर टू बी, तुझे सिम्टम लेके मैंने पल्सिटिला 30 दिया। अरे कमाल हो गया, पल्सिटिला 30 ने उसका पेन विद इन 20 मिनट्स गायब हो गया। जो कम से कम वो 1.5 महीने से शिकायत कर रही थी मुझे। ठीक है, फेलियर तो था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अकल आई बेशक लेट ही आई, लेकिन वो हमारा पेशेंट बहुत अच्छा ठीक हुआ। थैंक्स एवरीवन फॉर बी विद मी। आप मेरे साथ बने हुए हैं, सब लोगों का बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, आगे को कभी वक्त मिलेगा तो और बात करेंगे। थैंक्स एवरीवन। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। जी, बहुत थैंक्स थैंक्स। अच्छी अच्छी थैंक यू चीजें सर। आपने बताई, बहुत अच्छी चीजें बताई। और हम लोग वास्तव में, हम लोग कहीं कहीं पे कंफ्यूजन पैदा हो जाती है, जो पेशेंट्स आके कहते हैं, और उसको अगर हमने सही रूप में, जैसे अभी आपने ये केस पल्सटीला का बताया, तो कोर जी ऑफ द डिजीज, कोर ऑफ द डिजीज जो थी, अगर उसको हम लोग नहीं सही से पकड़ पाते, जिस तरह से आपने फेल्योर पाया, यही हम लोगों के साथ भी फेल्योर होता है। तो आवश्यकता इस बात की है कि हम लोगों को कोर पकड़ना है, और सही पकड़ने के बाद ही फिर दवा भी सही निकल के आ पाती है। और इसके लिए आवश्यकता है कि हम लोगों को जो रूब्रिक्स को भली भांति समझना, और रूब्रिक्स तो दुनिया भर के पड़े हुए हैं बुक्स में, लेकिन सारे के सारे रूब्रिक्स अपने काम के नहीं होते हैं। जो आपने बुक्स में दिया है, जो प्रैक्टिकली आपने फेस किया है, उसको जो मेंशन किया है, ये हम लोगों को काफी मार्गदर्शन करेगा। और
इस तरह की जो रूब्रिक्स के ऊपर भी हम लोग अगर डिस्कशन करें तो बहुत सारी क्लेरिफिकेशंस हो सकती हैं, क्योंकि बहुत अभी जैसे आपने मर्थ के बारे में बताया, मुझको नहीं लगता कि हाँ ये जी। सारे लोग जान पा रहे थे। ये छोटी छोटी चीजें आप जो बताते हैं इतनी अमूल्य होती हैं कि इससे एक बहुत बड़ा मार्गदर्शन मिलता है। हम लोग बहुत आभारी हैं आपके सर, आप इतना प्रयास कर रहे हैं, हम लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं, और आगे भविष्य में भी आपसे उम्मीद करता हूं कि भगवान आपको स्वस्थ रखें और आप हम लोगों का इसी तरह मार्गदर्शन करते रहें। मैं और जी सारे चिकित्सक गण आपके अगले वेबिनार का इंतजार करेंगे बेसब्री से। बहुत बहुत धन्यवाद सर, दिल की गहराइयों से धन्यवाद। थैंक यू सर सर, एक डाउट पूछ सकते थैंक यू। हैं? जी पूछिए, क्यों नहीं। लैमेंटिंग और मोर्निंग में डिफरेंस कैसे करें सर? दोनों सेम ही लगता है ना, जैसे अभी आपने बताया। हाँ, लिखा तो बुक्स में भी ऐसे ही है, वो एक के नीचे दोनों को लिख देते हैं, लिमेंटिंग और मॉर्निंग में। जो लिमेंटिंग होती है उसमें आवाज ऊंची हो जाती है, मॉर्निंग में आवाज नीची होती है, मैंने इतना ही देखा है। आप इसको जब अप्लाई करेंगे तो देखना, आपको अलग से रिजल्ट मिलेगा इसका। जो लेमेंटिंग होते हैं ना, उसमें ऊंची आवाज में पेशेंट बोलता है, मॉर्निंग तो ऐसे ही हम्म एग्जैक्टली, लेमेंटिंग में हाय हाय मर गया ऐसा। एग्जैक्टली, वेरी नाइस। थैंक यू सो थोड़ा मच, ऐसा वेरी ब्यूटीफुल सेशन। मेरे थैंक बताने का तरीका यू थोड़ा सो मच शायद सर, सच अ नहीं होगा। ब्रिलियंट। आपने इतना ब्रिलियंट डिफरेंस बताया, इतना आसान, इतना सिंपल, मजा आ गया है। व्हाट अ थैंक यू। ब्यूटीफुल डिफरेंस। कितना बस पता सटल है क्या और है, कितना आसान है क्लिनिक में डिफरेंशिएट करना। जी जी, छोटा सा देखो, थोड़ी थोड़ी एक्सपीरियंस में बातें जब आती हैं, जब कभी फेल होते हैं, कभी ठीक होता है, कभी फेलर होता है, तो उनमें से हम सीखते तो है ना। ऐसा होता है कि हर आदमी को वो चीज़ में सीखने में, अब कोई पेशेंट आएगा बाद में फेलर होंगे तो वो सीखेंगे। अब मैं अपना फेलर और सीखा हुआ आज ही बता देता हूँ तो आपकी जर्नी सरल हो जाएगी, वो जल्दी आप इस चीज़ को अप्लाई करेंगे, बस इतना ही है। और मैंने जो और सीखा है, जैसे इतना इतने भी पेशेंट का जो जितनी भी तकलीफें हैं उनका हर एक का रूब्रिक बन सकता है, लेकिन उसमें उलझना नहीं है, वो जंगल में नहीं जाना। उन सबों चीजों का पेशेंट के मन के ऊपर जो हायर रिएक्शन है उसको पकड़ लेना है। ये बात मैंने समझी है, काइंडली इसको अप्लाई करके देखना। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सर, जी थैंक ओके, यू ऑल। ओके ओके, थैंक यू, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। जी।